गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ा लेट हैं, 10 मिनट लेट हैं। राजा सिंह, लालू कुमार, जो भी हैं सबको हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में जो फ्राइडे को ख़त्म हुआ था उसमें टाइम एंड टेंस का सारा प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक कर लिया था। आप लोगों ने भी बनाया भी था। और फिर से एक बार नए चैप्टर में शुरू करता हूं मैं आपको एक नया चैप्टर। और मैंने बोला भी था आपको कि इस चैप्टर के बाद फिर से हम लोग लिटरेचर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो ये चैप्टर जब तक हम पढ़ते हैं यानी कम से कम 1 सप्ताह लगेगा इसमें। पूरी शिद्दत से आप स्टार्टिंग से अगर लगे रहेंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में सिखाऊं। अगर कोई ऑनलाइन है तो एक बार बता दीजिए कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सीखने के लिए तैयार रहिए। मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आपका नया चैप्टर है वॉइस, है ना। वॉइस, जनरली वॉइस को जब आपके मन में एक पहली बार सवाल दिमाग में आया होगा ये शब्द वॉइस, तो उसको किस तरह से आप डिटरमाइन करते हैं। यानी वॉइस का मतलब आवाज़। जैसे आप कहते हैं वॉइस बढ़ा दीजिए, वॉइस घटा दीजिए, है ना। इसका लाउड वॉइस है, इसका स्लो वॉइस है। इस तरह से वॉइस जब बोलते हैं तो मन में आता है आवाज़। जब कोई भी इंसान बात करता है, बोलता है, तो उसके मुंह से, उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वही आवाज़ कहलाती है। इस सामान्य रूप से हर इंसान को ये चीज़ पता होता है। लेकिन जब हम वॉइस की बात करते हैं तो सामान्यतः ग्रामर में इसे वाच्य कहते हैं। यानी जो बोला गया, वचन के लिए वाच्य, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारे मुंह से निकल चुका है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो उसे दो तरह से प्रस्तुत करते हैं, दो तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो। यानी मैं एक्टिव हूँ, यानी कि आप रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मैं डूअर ऑफ द एक्शन हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। जब हम कहते हैं कि पंखा लगाया गया है, यानी कि पंखा लगाने वाला कोई और है, यानी पंखा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि जहां ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, और जहां सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। उससे पहले हमको ये जानना है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि अगर फर्स्ट लाइन अगर आप डिफाइन करते हैं वॉइस को तो आप कहेंगे इट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम समझते हैं सामान्य भाषा में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप गौर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्द से बना है। देखिएगा ध्यान से, एक है ट्रांस और एक है फॉर्मेशन। और ट्रांस से आप, ट्रांस इज द एक्रोनिम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सामान्य भाषा में लेन देन। और फॉर्मेशन, फॉर्म को कहते हैं, फॉर्म यानी कि रूप। और ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन। लेन देन यानी कि अंतरण, अंतरण करते हैं। सामान्य भाषा में अगर हिंदी के भाषा में बोले तो अंतरण यानी रूप का अंतरण, यानी रूपांतरण। यानी अगर आप शुद्ध हिंदी में इसे देखें तो इसको कहते हैं रूपांतरण। यानी कि सबसे पहला लाइन हमने आपको वॉइस में सिखाया कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक रूप होता है। एक बात, मैं सारी बातों को एक बार फाइनली डिफाइन कर जब करूंगा तो मैं लिखाऊंगा, लेकिन फर्स्टली वी विल हैव टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, उसके वास्तविक अर्थ को समझें। और इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन समझना होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन को हम पहले यहाँ से एक बार एक्सप्रेस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, यानी कि अभी थोड़ा देर पहले हमने अभी हिंदी में बताया कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रूपांतरण, यानी रूप का अंतरण। अगर आप सामान्य भाषा में देखें, अगर आप सामान्य भाषा में देखें इसे, तो इसका मतलब हुआ कि एक रूप से दूसरे रूप में बिना अर्थ बदले बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रूपांतरण कहलाएगी। जैसे मैं आपको 100 रुपया का नोट दूं, आप सामान्य भाषा में इसे समझें और आप इसे 10 गुने 10 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो यानी जो इसका वैल्यू है वही इसका भी वैल्यू है।
यानी कि 100 रुपया का जो वैल्यू है वही 10 गुने 10 यानी 10 टकिया अगर 10 गो होगा तो उसका भी सेम वैल्यू होगा। 10 रुपये का नोट अगर 10 रहेगा तो इट हैज सेम वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक 5 रुपये का सिक्का दूं और आप उसको परचेज करके पार्ले जी बिस्किट ले आते हैं, ठीक है जी, तो आप बताइए कि इस दोनों का रूप भी बदल गया और गुण भी बदल गया। गुण क्या बदल गया? पार्ले जी बिस्कुट खाने में काम आता है, लेकिन ये 5 रुपये का खाने में काम नहीं आता है सिक्का। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि इस दोनों में आप गौर करेंगे, इसमें रूप बदल गया, गुण नहीं बदला, और इसमें रूप भी बदल गया और गुण भी बदल गया। तो जिसमें रूप बदल गया, गुण नहीं बदला, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, ग्रामेटिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। और ये 5 रुपये का सिक्का जिसका कि मैंने पार्ले जी बिस्किट खरीद लिया, उस प्रोसेस को यानी उस जो प्रक्रिया जो हमने किया उसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन। आपकी किताबी भाषा में अगर एक शब्द देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज। आपके बुक में, आपके ग्रामेटिकल, आपके ग्रामर के बुक में आप ये चीज़ देखने को मिलता होगा कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड एक्सक्लामेटरी, इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, ये सब आपको ग्रामर में मिलता होगा देखने को। तो दीज आर द प्रोसेस which are based on the logic of transformation। ये सारे जितने भी चैप्टर्स के मैंने अभी आपको नाम लिए, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव, एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव, एसर्टिव टू एक्सक्लामेटरी, उसके बाद रिमूवल ऑफ टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वॉइस, नरेशन, ये दीज आर सम चैप्टर्स बिलोंग टू ग्रामर, जो ग्रामर से बिलोंग करते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक रूल पर आधारित होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनली वी वुड लाइक टू डिफाइन we would like to define that particular definition of transformation, that means कि it is a grammatical process in which we have to change from one grammatical form to other grammatical form without altering its meaning। यानी व्याकरण की वह प्रक्रिया जिसमें हम व्याकरण के एक रूप से व्याकरण के दूसरे रूप में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करते हैं, और वो जो प्रक्रिया होता है, वो जो ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है, दैट ग्रामेटिकल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट मे ऑल्सो नोन एज इंटरचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था थोड़ा देर पहले कि 100 रुपये के नोट को आपने 10 गुने 10 में कन्वर्ट कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन 5 रुपये को पार्ले जी बिस्किट में अगर हम चेंज कर दिए तो ये हो गया कन्वर्जन। अब इन सारी बातों को हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स में देखते हैं। तब मैं आपको फिर से वॉइस पर लेके चलूंगा। आप देखो एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मधु इज अ गर्ल, मधु एक लड़की है, ठीक है। इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? मधु इज नॉट अ गर्ल, मधु इज नॉट अ गर्ल, ये इसका निगेटिव फॉर्म हुआ। अगर आप इसे अफर्मेटिव कहते हैं तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन अब हम एक और निगेटिव फॉर्म बनाते हैं, इसमें लिखते हैं मधु इज नॉट अ बॉय, मधु एक लड़का नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये भी इसका निगेटिव ही हुआ। लेकिन आप गौर करेंगे इस दोनों में, इस दोनों को देखिए, इसमें क्या है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करके बताऊं यहाँ पे कि मधु क्या है, इसमें लड़की, यानी यहाँ जी लिख दिए। मधु क्या है, लड़की नहीं है, तो मधु क्या है, लड़का है। अब मधु इज नॉट अ बॉय, मधु एक लड़का नहीं है, तो मतलब क्या है, मधु एक लड़की है। आप गौर करेंगे कि दोनों में जी आया है, यानी कि दोनों का वैल्यू भी सेम रहा। तो जब रूप बदल जाए, ये अफर्मेटिव रूप है और ये देखिए निगेटिव रूप है, रूप बदल गया लेकिन गुण नहीं बदला, क्योंकि दोनों का मतलब क्या आया, गर्ल। मधु क्या है, इसमें दोनों में क्या है, लड़की है। तो मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में, ये दोनों देखिएगा ध्यान से, जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। और अफर्मेटिव से निगेटिव यहां जो किया उसको हमने कन्वर्जन कहा। तो ये दो प्रोसेस ग्रामर में आपको पढ़ने होते हैं। आप मैट्रिक से पहले देखते होंगे,
मैट्रिक में आप पढ़ते होंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव आप बनाते होंगे, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नोबडी, नथिंग, ये सब वर्ड को लगाते होंगे और सेंटेंस निगेटिव हो जाता होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे गौर करते हैं तो दोनों का अर्थ एक समान भी आ गया और एक सेंटेंस ये निगेटिव भी आ गया। तो जो रेड कलर से आपने बनाया ये इसको कहते हैं इस सेंटेंस से इस सेंटेंस में परिवर्तित करना, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव हो गया। और इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में चेंज करना कन्वर्जन ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव हो गया। तो कन्वर्जन भी आप समझ गए होंगे, इंटरचेंज भी समझ में आ गया होगा। अब आप गौर करेंगे कि इस दोनों में, इसमें देखिए जी है, इसमें बी है, यानी ये रूप भी बदल गया और गुण भी बदल गया। लड़के का गुण अलग, लड़की का गुण अलग होता है, तो रूप और गुण दोनों बदल गया। लेकिन इस दोनों में देखिएगा रूप बदल गया है, ये अफर्मेटिव रूप में है, ये निगेटिव रूप में है, लेकिन गुण नहीं बदला है, क्योंकि देखिए इसमें भी मधु लड़की है, इसमें भी मधु लड़की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन पहले हिंदी में करता हूं फिर इंग्लिश में करूंगा, कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया होती है, वह व्याकरणिक प्रक्रिया होती है, वह ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम व्याकरण के एक रूप से, यहाँ व्याकरण का एक रूप क्या था, अफर्मेटिव, यानी व्याकरण के एक रूप से व्याकरण के दूसरे रूप यानी निगेटिव में परिवर्तित करते हैं, और वह परिवर्तन बिना अर्थ बदले यानी बिना वैल्यूज को चेंज किए होता है, और व्याकरण की वही प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, उसे हम इंटरचेंज भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इतना बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वह भी आपस में इंटरचेंज कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ एक समान कहलाएगा और दोनों का रूप बदल जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके बताऊं, आपको यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आप जरूर जानते होंगे वॉइस के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा ग्रामेटिकल एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे रामू इट्स अ मैंगो, एकदम छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया यहाँ पे, रामू एक आम खाता है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, रामू है, और ये इंपॉर्टेंस है, खाने का काम रामू कर रहा है, दैट्स वाई रामू इज डूअर ऑफ एनी एक्शन, है ना। रामू क्या हो गया इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट हो गया। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जरूर पता होगा, आप 11th में मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, ए मैंगो इज इटन बाय रामू। अब आप गौर करेंगे कि दोनों का रूप बदल गया। रूप बदल गया क्या चीज, आप इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। आप गौर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट था एक तरह से एजेंट के रूप में यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, हालांकि हम पैसिव वॉइस में इसे एजेंट कहते हैं, है ना, और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब है कि जहां सब्जेक्ट महत्वपूर्ण था वो एक्टिव वॉइस हो गया, और जहां ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो गया वहां पे पैसिव वॉइस हो गया। और दोनों का अर्थ देखिए एक समान है, रामू एक आम खाता है, और इसका मतलब हो गया कि एक आम रामू के द्वारा खाया जाता है। दोनों लिखने का अंदाज अलग है, दोनों के राइटिंग प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यूज सेम है। और जब दोनों का वैल्यूज एक समान होता है तो वह प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मैंने जो पहला लाइन बोला कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल प्रूव्स दिस, इसे वो साबित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, और इन दोनों एग्जाम्पल से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा बहुत समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे बात पर चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात बोलते हैं कि वॉइस, सब बातों को मैं लिखूंगा एक बार फिर से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का होता है जनरली। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं भाई, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में अगर आप देखें तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और ये जो सकर्मक क्रिया होता है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जब वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, पहला हमारा होता है
ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैं सब कुछ अलग अलग करके बता रहा हूं, फिर सबको समेट के डिफाइन करूंगा। इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, है ना, और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक और कर्मक क्रिया। अब आप गौर करेंगे कि स्व का मतलब होता है साथ में होना, यानी जिसके साथ कर्म हो, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट हो। अ का मतलब नहीं होता है, तो जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं हो, जिसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले इस दोनों को समझिए कि वैसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव कहते हैं, और वैसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये तो हिंदी में हो गया, एक बार हम लोग इंग्लिश में भी करते हैं। इट इज अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, दिस वन इज टू बी सेड ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट डज इट मीन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब? इट इज अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने अर्थ की पूर्णता के लिए जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, इट इज टू बी सेड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं दोनों को डिफाइन जरूर कर दिया हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया जाता है, एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड, एक्सेप्शन की गिनती नहीं होती। कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे जो बाद में जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतया दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अगर रहेगा तभी ना इसका ऑब्जेक्ट होगा, और यही ऑब्जेक्ट ना आपको सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे आके ना और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। इसीलिए यानी जिस जिस वाक्य में प्रयुक्त मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके ऑब्जेक्ट दिए हों, उसी को सब्जेक्ट बनाकर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है? अगर आप एक बार यस बोल दें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, है ना। लालू कुमार सिर्फ ऑनलाइन है, अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए। चलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह से ना ये आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इस दोनों को मिला के एक डिफिनीशन लिख देते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब सबको मिलाते हुए, और उसको डिफाइन में जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइस का डिफिनीशन। ठीक है जी, वॉइस को हम लोग अब यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, स्टार साइन करके डिफिनीशन। और ये चीज़ इसके लिए आपको पीडीएफ नहीं बल्कि मैं आपको हैंड रिटन में ही पढ़ाते रहूँगा, और आप इसको समझने की कोशिश करते रहो, और यहीं से आपको समझ के बनाना भी होगा। डिफिनीशन आप जरूर यहाँ से लिख लेना। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, it is a process of transformation in which subject does something, in which subject does something or something is done by the subject, or something is done बाय द सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। दैट प्रोसेस ऑफ ग्रामर, दैट प्रोसेस ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर की वह प्रक्रिया, दैट प्रोसेस ऑफ ग्रामर इज नोन एज वॉइस, उसे ही हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो अगर आपको कोई डिफिनीशन कहे लिखने के लिए तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं, है ना। अब दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे, अगर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब
ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक रूप होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये दोनों बातें लिख दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं ट्रांसफॉर्मेशन को, जो मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, रूपांतरण। और मैंने शुरू में इसको हिंदी में आपको समझाया भी था, मैं सारा बात को हिंदी में भी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ। लिखिए, इट इज अ ग्रामेटिकल प्रोसेस, it is a grammatical process in which we have to change from one grammatical form to other grammatical form without altering its meaning, without altering, altering, altering its meaning, बिना अर्थ बदले। ठीक है, बिना अर्थ बदले। चलिए भाई, काजल कुमारी ऑनलाइन है। चलिए, समझ में आ रहा है? कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा, लालू, ट्वेल्थ के स्टूडेंट है ना सभी? एक मिनट। हेलो काजल, सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो पता चला मैं पढ़ाते रह जाऊंगा, पता नहीं चल पाएगा। राजा, लालू, ये सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट है ना? एक बार फाइनली बोलिए। एक काजल कुमारी बोल रही है यस सर। चलो, हाँ लालू यस सर। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप इसको, इस प्रोसेस को केवल आप लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे जब प्रोसेस में हम आएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैंने बता दिया। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, है ना। रूपांतरण किसको कहते हैं सो? ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी था, लिख लीजिए आप, आपका नोट बन रहा है। जैसे मधु इज अ गर्ल, मधु एक लड़की है, और इसका निगेटिव अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मधु इज नॉट अ बॉय, है ना। इसी को कहते हैं, इसमें भी देखिए मधु क्या है? लड़की है। और इसमें भी मधु क्या है? मधु एक लड़का नहीं है, मतलब मधु एक लड़की है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और हिंदी में हम इसे लिख देते हैं, इसे इंटरचेंज भी कहा जाता है, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरचेंज। इसे इंटरचेंज भी कहा जाता है, इसे इंटरचेंज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वॉइस के टाइप पर, सॉरी, हाँ, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉइस, यानी टाइप्स ऑफ वॉइस। इसको देखें यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं भाई? वॉइस होते हैं दो टाइप के। तो लिखते चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, दो तरह के वॉइस होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और सेकेंड होता है पैसिव वॉइस, और सेकेंड होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो पहला होता है एक्टिव वॉइस और सेकेंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस?
पहले हम डिफाइन एक बार कर लेते हैं और फिर दोनों को चेंज करने के लिए रूल सीखेंगे। एक्टिव वॉइस, अगर आपको कोई एक लाइन में बोले कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जहां सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसे एक्टिव कहते हैं, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसको पैसिव वॉइस में कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। स्वाति प्रिया, हेलो सर। स्वाति यू आर लेट। सॉरी सर, हम लेट हैं। हाँ बिल्कुल स्वाति, आप लेट हैं। मैंने आपको बोला था कि आप टाइम पे आना, अगले दिन वॉइस शुरू होगा तो वॉइस का प्रोसीजर मैंने बताया था, आप जरूर वीडियोस को देख लेना क्लास के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने बोला था कि आज मैं पीडीएफ्स लेके नहीं आऊँगा, आज मैं अपने हाथ पहले समझाऊंगा अपने तरीके से, उसके बाद वॉइस जब आसान हो जाएगा तब मैं आपको फिर से क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लाऊंगा और आपसे बनवाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस याद रखना है तो आपको सीधा याद रखना है कि जहां सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जहां ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं, जैसे सपोज दैट मैं तुम्हें पीट रहा हूं, देखो यहां मैं पीट रहा हूं, ऐसे ऐसे करके मैं पीट रहा हूं, तो मेरा ये हाथ चल रहा है ना, ये हाथ मेरा दाहिना हाथ चल रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। और ये क्या है, अस्थिर है, ये पिटा रहा है, यानी कि मैं तुम्हें पीट रहा हूं तो मैं हो गया ये वाला हाथ, और तुम पिटा रहे हो तो ये वाला तुम्हारा हाथ, यानी कि तुम हो गए। तो मैं हो गया एक्टिव वॉइस, तुम्हारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में हो गया। मैं पीट रहा हूं एक्टिव वॉइस में हो गया, तुम पिटा रहे हो पैसिव वॉइस में हो गया, क्योंकि यू आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो तुम पिटा रहे हो तो तुम तो रिसीव कर रहे हो ना, अब मैं पीट रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं। तो बस इसी तरह से याद रखना है कि जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, मैं शुद्ध हिंदी में पहले थोड़ा एक लाइन लिख दूं, आप लोगों को भी थोड़ा मजा आए, फिर मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिखूंगा। जिस वाक्य में, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है ना, ये याद रखने वाला है। सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये ना मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ याद रखने के लिए, एक लाइन में बोलने के लिए, आपको ये एक पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है। मैं डिफिनीशन लिखता हूं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इन विच, जिसमें सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, दैट इज, अर्थात सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ऑफ एनी, आप द सेंटेंस दे दो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उस खास वाक्य की मैं बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। उसे क्या कहते हैं भाई, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर आपका डिफिनीशन हो गया, आप एकदम घबराएंगे नहीं, हैव पेशेंस, और मैं धीरे धीरे उसके चेंज पे आऊंगा। और उसके बाद एग्जाम्पल हम एक साथ में ही देंगे, और दूसरा लिखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसको कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा, यानी जिस वाक्य में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो, सब्जेक्ट की तरह हो, अर्थात, अर्थात ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे पैसिव वॉइस कहेंगे, उसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा, है ना। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे,
इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, आप ये सब नोट के लिए यूज कर सकते हैं। अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में समझा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस। जब बनाना सिखाऊंगा तो बहुत आसान लगेगा, देख लेना, है ना। इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, है ना। इन विच, जिसमें समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, समथिंग इज डन यानी कुछ किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है ना। अर्थात दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस is important, is important, it is called passive voice, it is called passive voice, it is called passive voice। ये तो मैंने इंग्लिश और हिंदी में डिफिनीशन लिख दिया। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डज इट मीन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, what are the differences between active voice and passive voice, then you should reply like this। तो आपको इस तरह से जवाब देना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं ना इसका एग्जांपल्स पे आता हूं। अभी मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं कि एग्जांपल्स क्या है इसके, ठीक है। एक ही एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल ही लिख देते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब इस वाक्य में देखिएगा कि इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी ए लेटर को इधर ले आएंगे, है ना। और उसके बाद इस V5 को हम EJMR प्लस V3 में बदलते हैं। ये सब मैं सिखाऊंगा रूल में, फिलहाल अभी हम चेंज कर लेते हैं। एज रिटेन V3 अब बाय, और ही का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हिम लिख देंगे। यानी कि ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखिए इसका मतलब हो गया कि वह एक पत्र लिखता है। पैसिव वॉइस में हो गया कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता, और इज मने है, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो दोनों का मतलब तो सेम हुआ, दोनों का मतलब सेम हुआ, लेकिन दोनों के जो रूप है ये एक्टिव रूप में है, ये पैसिव रूप में है। आप गौर करेंगे इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो गया, और इसमें देखिए जो ओरिजिनल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वही इस वाक्य में क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया, तो जो कि इंपॉर्टेंट हो गया। तो यानी इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करने लगे, यानी ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो जाए, तो उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं तुम्हें पीटता हूं, ये एक्टिव वॉइस में हो गया, और तुम पिटा रहे हो, तुम पीटे जाते हो, ये सब पैसिव वॉइस में हो गया। जैसे पंखा लगाया गया है, तो किसी और ने लगाया, तो पंखा लगाया गया है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। पत्र लिखा जा चुका है, पैसिव वॉइस में हो गया है, ठीक है। एक आम खाया गया है, पैसिव वॉइस में हो गया। लेकिन अगर ये बोले कि राम ने एक आम खाया है, वो एक्टिव वॉइस में हो गया। यानी जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, डूअर ऑफ द एक्शन महत्वपूर्ण हो, उसको एक्टिव वॉइस, और जिसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन महत्वपूर्ण हो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिफाइन करते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। देखो एक्टिव वॉइस अगर आपको एक लाइन में अंग्रेजी में डिफाइन करना है तो आप कहेंगे डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। और पैसिव वॉइस अगर आपको कोई पूछे पैसिव वॉइस क्या होता है, तो आप कहेंगे रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। यानी कि डूअर मतलब सब्जेक्ट और रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण एक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो वो पैसिव। चलिए ये एक्टिव और पैसिव के बारे में समझ में आ गया होगा।
और जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए कि अभी समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आया है। जो लोग ऑनलाइन है, लालू, स्वाति प्रिया एंड काजल, आप सभी को समझ में आ रहा है अभी? जो खास तौर पे जो शुरू से ज्वाइन किए हुए हैं बैच को, क्लास को, आज की क्लास को, समझ में आ गया है? यस या नो? तो मैं अब आपको एक, जी सर आ गया। चलो, अभी जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको एकदम आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंसीडर इट। आप जरूर ध्यान देना। जो लोग 3 लोग ऑनलाइन है, अभी जो मैं 5 मिनट बताने जा रहा हूं वो पूरा वॉइस का समरी होगा। अभी अगर मिस कर गया तो पूरा वॉइस आपको दिक्कत होते रहेगा। मैं अभी आपको एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वॉइस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज याद रखना होता है जो मैं अभी आपको लिखने वाला हूं। अगले 5 मिनट में घड़ी देख के 5 मिनट में आप पूरा वॉइस सीख जाएंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 5 मिनट आप मिस मत करना प्लीज। देखो ध्यान से इधर हम लिख दिए एक्टिव वॉइस, ठीक है, इधर लिख दिए एक्टिव वॉइस। चलो, और इधर लिख दिए खाली पैसिव, इधर एक्टिव और इधर पैसिव। बस 5 मिनट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 5 मिनट आपको ध्यान देना है बस। और ये फॉर्मूला जिसको याद रह गया उसके लिए वॉइस एकदम आसान है, भले आप पहले पढ़े होंगे लेकिन 5 मिनट इसको ध्यान देना। वो सारे अभी तो इससे पहले जो लिखा था वो तो तब डिफिनीशन था, लेकिन अभी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का बेसिक फॉर्म हमेशा टू बी होता है। और टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीन। तो इसी से मिला के हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे देखो, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब का 5 फॉर्म में से कोई फॉर्म यूज होगा। तो उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने ये इसलिए लिखा कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें या तो V1 का यूज होगा मेन वर्ब के रूप में, V2 का यूज होगा, V3 का यूज होगा, V4 का यूज होगा अथवा V5 का यूज होगा। अगर V1 का प्रयोग है तो उसको पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो उस V1 को बदल देंगे इज, एम, आर प्लस V3 में, ठीक है। अगर V2 रहेगा, बस इसी को याद रखना है, बस वाज या वर प्लस V3। अब V3 को चेंज करना है तो उसको बदलना है बीन प्लस V3 में, और V4 को बदलना है तो बीइंग प्लस V3 में, और V5 को बदलना है तो फिर से वही बात, एज, एम, आर प्लस V3 में। आप गौर करेंगे कि सब में V3 आया है, V3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यस सर, इसमें बहुत दिक्कत रहता है स्वाति प्रिया। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो वॉइस इतना आसान हो जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूं आपको वॉइस एग्जामिनेशन के 4 में 4 नंबर सबको आएगा। बस केवल अभी 5 मिनट का लिए आप ध्यान रखना बस, फिर आपको नहीं करना होगा, नहीं करना छोड़ देना, लेकिन अभी 5 मिनट आपको अर्जेंटली करना होगा। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब गौर करना कि V1 अगर वर्ब का पहला फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव की तरह हो, बेयर इन्फिनिटिव, और ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूं, है ना। अभी बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है उसको मैं बताने वाला हूं, उसको बदलना है B प्लस V3 में। बस खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। यानी कि इतना ही टाइम के लिए मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखिए। जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया उसके लिए 4 में 4 नंबर आ गया। अब आप कहोगे कैसे सर, ऐसा तो होता नहीं है जनरली, लेकिन आप गौर करना कि मैं जितने भी क्वेश्चन को बनाऊंगा, MCQ पूछा जाता है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप गौर करना कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारे इतने ही फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। और ये फॉर्मूला बना कहाँ से है सर? आवाज सही से नहीं आ रहा, अभी आ रहा है? काजल, हेलो, आप सभी बोलिए, आवाज आ रही है? आ तो रही है, स्वाति प्रिया बोल रही है आ रही है। थोड़ा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मोबाइल या फिर टैबलेट का। आ रही है ना आवाज सबको भाई? यस काजल, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूला है
यानी कि मैंने अभी आपको बोला, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं फिर से। आपको मैं बताऊं कि वर्ब हमेशा एक टू बी फॉर्म में होता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उस दो चीज को सीखिए। वर्ब के टू बी में आपको मैंने बेसिक में बताया था कौन कौन सा वर्ब आता है वर्ब का टू बी फॉर्म में। इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना। और इसको देखिए मैं 3 रंग से लिख रहा हूं, अलग कलर से। बी, देखना ध्यान से, बी, बीइंग और बीन। यानी कुल मिला के कितने वर्ब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और और स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3। बस यही फॉर्मूला से मैंने वो फॉर्मूला बना लिया। देखो टू बी प्लस V3, V3 सब में है ना। आप गौर करोगे इस पेज में आके तो V3 सब में है। देखो V3 है, V3 है, V3 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 V3। और इधर देखना टू बी होगा। टू बी में क्या क्या लिखा था, इज, एम, आर, वाज, वेयर। देखो बी, बीइंग, बीन, फिर इज, एम, आर। यानी कुल मिला के टू बी प्लस V3 जो वर्ब का बेसिक रूप होता है, वही वर्ब का पैसिव वॉइस का, वर्ब का बेसिक रूप क्या होता है, टू बी। और टू बी प्लस V3 पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसी पर, और उस पहले पेज पे हम चले जाते हैं और आपको एक एग्जांपल से बताते हैं इस बात को। देखो ध्यान से, जैसे मैं लिखता हूं रामू राइट्स ए लेटर, रामू राइट्स ए लेटर। जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है उसके आधार पे मैं बना रहा हूं बस। अभी आप भूल जाओ कि आप कितना जानते हो पहले, उससे कोई लेना देना नहीं। अब गौर से यहां देखना कि यहां पर ये है सब्जेक्ट, ये है ट्रांजिटिव वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अब हमको इधर कर लेना है, दिख रहा होगा सबको। तो यहां पे ले आएंगे ए लेटर, इसको इधर ले आए। अब रामू को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर लिख देंगे रामू, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रामू को इस घर लेके चले आए, ए लेटर को इस घर लेके चले आए। अब राइट्स क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, राइट्स। बोलिए जल्दी से, काजल, स्वाति, लालू सब ऑनलाइन जो है बोलिए, राइट्स, RWRITES वर्ब का कौन सा फॉर्म है, S या ES किस में लगता है, वर्ब का। बोलिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। नो स्वाति, वर्ब का 5वां फॉर्म है, 5वां, 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। राइट V1 हुआ और राइट्स V5 हुआ। हाँ स्वाति प्रिया V5 लिख रही है, ठीक है। तो V5 देखिए यहाँ पे V5 है ना, इसको कौन सी बदलते हैं, इज, एम, आर प्लस V3 में। तो ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज लगेगा ना, इज। और उसके बाद क्या लगाना है, V3। तो राइट्स का V3 क्या होगा, लालू। यस लालू V5 लिख रहे हैं। अच्छा अब राइट्स जो V5 है उसका V3 क्या होगा, वर्ब का 3rd फॉर्म क्या होगा उसका, रिटेन, रिटेन, ठीक है। तो ए लेटर इज रिटेन। और उसके बाद अर्थ की पूर्णता के लिए यहाँ पे हम बाय लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया ए लेटर इज रिटेन बाय रामू, रिटेन। स्वाति सही जवाब, ए लेटर इज रिटेन बाय रामू। तो आप बताइए इसका पैसिव वॉइस बनाया तो इसी फॉर्मूला से बना कि नहीं बना। अब फिर मैं अगला एग्जांपल कोई भी लेता हूं, आप ध्यान से देखना इसको। जैसे ही टॉट मी, वह मुझे पढ़ाते थे। अब बताइए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे। मी को इधर ले आएंगे, मी ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और ही इधर जाके क्या हो जाएगा, हिम। मैंने बोला था आपको कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर आके बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है, इधर बन के आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। अब ये वर्ब का दूसरा रूप है टॉट।
यानी कि तो वर्ब का दूसरा रूप आप बताइए, याद करिए, मैंने आपको सिखाया था कि वर्ब का दूसरा रूप किसमें बदलता है, वाज वेयर प्लस V3 में। तो वाज वेयर प्लस V3 में जब बदलेंगे, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है, और उसका V3 तो टीच टॉट टॉट, तो टॉट ही रह जाएगा, TAUGHT, और उसके बाद अर्थ की पूर्णता के लिए क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। तो आई वॉज टॉट हिम, नहीं, आई वॉज टॉट बाय हिम, आई वॉज टॉट, अब बाय भी लगाएंगे क्योंकि बाय का प्रयोग, यस स्वाति प्रिया सही जवाब, आई वॉज टॉट बाय हिम। देखिए ये बन गया। यानी कहने का मतलब है, आप इस बात को अब जरूर मान गए होंगे कि ये इसी फॉर्मूला से पूरा वॉइस बनाया जा सकता है। इस फॉर्मूला को आपको जरूर याद रखना चाहिए। अच्छा, अब एक शब्द यहाँ पे आया है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर दूं, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है उसको ध्यान से समझो। दरअसल जब फॉर्म के आधार पर, फॉर्म बोले तो रूप, रूप के आधार पर जब हम वर्ब को बांटते हैं, वर्ब को जब हम बांटते हैं तो वह दो तरह से होता है, दो रूप में होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में बेसिक ऑफ ग्रामर में, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी नॉन फाइनाइट में तीन वर्ब होते हैं, इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये जो इन्फिनिटिव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और इसी में से एक को कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो ये फुल इन्फिनिटिव जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है 2 + V1, और ये जो बेयर इन्फिनिटिव होता है, सर मेरे छोटे गया PDF सर भेज दीजिएगा सर जी, क्या लिख रहे हैं, सर मेरे छूटे गए PDF, कौन सा छूट गया है आप बता दीजिएगा, तो मैं सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। आप जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो मेंबर हैं, उसके एप्लीकेशन पे जो आप परचेज किए हैं, तो आपके लिए तो सब होगा, वहाँ पे सब फ्री रहता है। आप सब जाके वीडियो चेक करिए, सारा PDF वहाँ पे डला हुआ है, यानी कि टाइम एंड टेंस तक डला हुआ है। वॉइस अभी मैंने शुरू ही किया है तो उसका PDF अभी नहीं है, और जब ये पढ़ाऊंगा तो फिर इसका PDF मिल जाएगा, और आपको यहाँ से ही नोट करके आगे बढ़ना है। अच्छा, और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी विदाउट टू को हटा देंगे तो बच गया यहाँ V1, इसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। यानी बेयर इन्फिनिटिव क्या है, बेयर इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो V1 की तरह से लिखा जाता है। तो अब उसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो इट को इधर ले आते हैं, कैन को कैन ही रहने देंगे, और यहाँ डू लिखा हुआ है, तो डू लिखा हुआ है तो V1 है, और ये बेयर इन्फिनिटिव है तो इसको हम B + V3 में बदल देंगे, तो बी और डू डिड डन हो जाता है, और उसके बाद से इधर आके बाय यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट कैन बी डन बाय यू, यानी कि यही बेयर इन्फिनिटिव हुआ। बेयर इन्फिनिटिव मैंने बताया आपको कि नॉन फाइनाइट्स आर 3 इन नंबर, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, और इन्फिनिटिव्स आर 2 इन नंबर, फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव कहते हैं जब किसी भी सेंटेंस में 2 + V1 का स्ट्रक्चर यूज होता है तो दैट इज मीन्ड एज फुल इन्फिनिटिव, और जब हम यूज करते हैं V1 का केवल, यानी कि V1 वर्ब के पहले फॉर्म का, तो उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ऐसे ये नॉन फाइनाइट चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है नॉन फाइनाइट पढ़ना, उसमें और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आज मैंने स्टार्ट किया था केवल वॉइस को पढ़ाना, और वॉइस अभी स्टार्ट हो गया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब हम लोग लगभग 16, 17 या 20 रूल, इनफैक्ट 20 के आसपास मैं रूल पढ़ाऊंगा, और उन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल देते चलूँगा।
इसमें मैं आपको पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ, आपको यहीं से सीखना है, बिकॉज इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसको सीख लेंगे, तब मैं एमसीक्यू या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस लाऊंगा, असाइनमेंट दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वीडियो जिन लोगों का छूट गया, जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे, तो जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर से हम मिलते हैं वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट।